अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल स्टोरी एंड टेज में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस नए घर में आए हुए अभी हमें 1 महीना भी ना हुआ था कि मेरी छोटी बेटी के साथ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आने लगे। ये नया घर 40 गज पर मुश्तमिल 2 मंजिला बना हुआ था। जीने बिल्कुल सीधे बने हुए थे। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आने वाले जीने का दरवाज़ा ग्राउंड फ्लोर से भी था और बाहर से भी। ये घर हर तरह की सहूलियत से आरास्ता था। मैं और मेरी छोटी बेटी फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। सेकंड फ्लोर पर सामान रखा हुआ था जो अभी सेट करना था। ग्राउंड फ्लोर पर मेरी बड़ी बेटी निदा रहती थी। वो भी हमारे साथ किराए पर ही आ गई थी। मेरे शौहर कंपनी की जानिब से कतर में जॉब करते थे, जहाँ से वो एक माकूल रकम भेजा करते। पहले हम लोग किराए पर रहते थे, फिर मियाँ की भेजे जाने वाली रकम से मैंने कुछ बचत करके इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि अपना घर खरीद सके। यही नहीं बल्कि अपना जेवर बेचकर भी मैंने घर के लिए पैसे रख दिए थे। जब मेरे मियाँ 1 महीने की छुट्टी पर घर आए तो मैंने खुद का घर ख़रीदने की बात की। वो ख़ुद भी अपना घर ख़रीदना चाहते थे ताकि आगे चल के हमें कोई परेशानी ना हो। इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से कह के गुस्ताने जौहर में अपना ज़ाती घर ख़रीद लिया था। अभी इस घर में कुछ काम बाकी था, इसलिए हम वहाँ अभी शिफ्ट नहीं हुए थे। घर ख़रीदने में ही इतना टाइम लग गया था। मेरे मियाँ की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई, इसलिए बाकी का काम वो अपने छोटे भाई के ज़िम्मे करके ख़ुद कतर चले गए। इस दौरान मैं और मेरी दोनों बेटियाँ अभी हमें किराए के घर में ही रहना था। ये किराए का घर अगरचे कुंजान आबादी में वाक़ था, मगर इसमें रहने के बाद अंदाज़ा हुआ गैर मरई मखलूक हर जगह मौजूद हो सकती हैं। बहरहाल बात हो रही थी कि रिदा के साथ पेश आने वाले वाक़यात की, तो मैं इस तरफ आती हूँ। एक दिन मुझे कुछ सामान की ख़रीदारी के लिए मार्केट जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने रिदा को भी साथ चलने को कहा, मगर इसने ये कह के इनकार कर दिया कि टीवी पर इसकी पसंद की मूवी आ रही है, इसलिए वो नहीं जा रही। मैंने इससे कहा कि तुम बोर होने लगो तो बहन की तरफ चली जाना। वो कहने लगी, ठीक है ना अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं ऐसा ही करूँगी। अम्मी आप वहाँ से मेरे लिए मैकरोनी ज़रूर लाइएगा। मैंने इससे कहा कि ठीक है, तुम आके दरवाज़ा बंद कर लो। दरवाज़ा बंद करके वो अंदर चली गई तो मैं भी मार्केट की तरफ बढ़ गई। रिदा कमरे में आकर मूवी देखने लगी। मूवी देखने में इतनी मगन थी कि इसे छत पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने वहम समझ के सर झटका और दोबारा मूवी देखने लगी, मगर फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो छत पर आ गई। यहाँ आकर इसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि सामने ही इसकी बहन निदा इसकी तरफ पुश किए बारीक कंघी से जुएँ निकाल रही थी। इसने अपनी बाजी से कहा कि बाजी क्या हुआ, बहुत जुएँ हो गई है सर में। इसकी आवाज़ सुनकर निदा बाजी ने सर घुमा के इसकी तरफ देखा और कहा कि हाँ बहुत जुएँ हो गई है, आके तुम मेरे सर से निकाल दो। इस आवाज़ को सुनकर रिदा कुछ चौंकी, क्योंकि ये आवाज़ हरगिज़ इसकी बहन की ना थी। इस पर इसकी घूमती हुई आंखें जिन्हें देखकर रिदा को झिरझिरी आ गई। वो 2 कदम पीछे हट के दौड़ी हुई वहाँ से भागी और नीचे के पोर्शन में आके दम लिया। अभी सांस बहाल भी ना कर पाई थी कि किचन से निदा बाजी बाहर आई और रिदा की तरफ बढ़ने लगी। रिदा को लगा कि वही औरत है। खौफ और दहशत से इसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। निदा ने रिदा को जल्दी से संभाला और उसे सोफे पर लिटाया, फिर किचन से पानी लाई और उसके छींटे रिदा के चेहरे पर मारे, जिससे रिदा को थोड़ा होश आ गया। थोड़ी देर के अंदर निदा ने जल्दी जल्दी कुरानी आयात कवित करके रिदा पे दम किया। रिदा ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी। निदा ने से कहा कि क्या हुआ रिदा, तुम इतनी बदहवासी की हालत में आई थी, मैं तो डर गई। फिर तुम्हारे बेहोश होने से मुझे लगता है कि तुम किसी चीज़ से बहुत बुरी तरह डर गई हो। मुझे बताओ क्या बात है। कुछ देर तो वो खामोश रही, फिर इसने ऊपर वाली औरत के बारे में बताया जो निदा की शक्ल में थी। इसकी बात सुनकर निदा ने कहा कि अब तुम बिल्कुल अकेली ऊपर मत जाना। निदा ने इसबाब में सर हिला दिया। मैं जब घर पहुंची तो निदा ने दरवाज़ा खोला। मैंने इससे पूछा रिदा कहाँ है, तो निदा ने कहा कि आप फ्रेश होकर आ जाएं, फिर मैं आपको रिदा के बारे में बताऊंगी। मैं फ्रेश होकर नीचे आई तो निदा चाय तैयार कर चुकी थी और वो निदा के साथ खड़ी थी। निदा चाय की ट्रे लेकर कमरे में आने लगी तो हमें भी साथ आने को कहा। हम लोग कमरे में आए तो निदा कहने लगी कि अम्मी आपको पता है आज रिदा इतनी खामोश क्यों है। फिर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर रिदा से मुखातिब हुई, रिदा तुम अम्मी को बताओ कि तुम क्यों डरी थी और तुम्हारे साथ क्या हुआ था छत पर। रिदा ने जब मुझे वो सब कुछ बताया जो इसने देखा था तो मैं हैरान रह गई। मैंने इसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि आइंदा रिदा को अकेला नहीं छोड़ना है। इसके अलावा मैंने रिदा पर आयतुल कुर्सी और दूसरी कुरानी आयत पढ़कर ख़ुद पर भी दम करने की हिदायत भी की। मैं ख़ुद भी इस पर दम कर दिया करती थी। इसी तरह आराम से 15 दिन हमारे गुजर गए। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने फ़ोन करके
मुझे अपने घर बुलाया। वो अपने बेटे के लिए लड़की देखने जा रही थी और मुझे भी इनके साथ जाना था। मैंने रिदा से तैयारी करने को कहा तो वो कहने लगी कि अम्मी आप चली जाएं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इससे कहा कि कोई पेन किलर ले लो। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं निदा बाजी की तरफ चली जाऊंगी। रिदा ने कहा चलो ठीक है, लेकिन बिल्कुल यहाँ मत रुकना, अभी चली जाना। बेहतर अम्मी। मैंने इसे कुछ और ज़रूरी हिदायत दी और वो बहन के घर चली गई। रिदा ने सोचा कि पहले अपने कपड़े प्रेस कर लूँ, फिर निदा बाजी की तरफ चली जाऊंगी। इसने कपड़े प्रेस किए और बाहर का जायज़ा लेने के लिए खिड़की पर आ गई। वो खिड़की खोल कर बाहर की गहमा गहमी देखने में मगन थी कि इसकी नज़र साथ वाली खिड़की पे पड़ी। इस भयानक मंजर को देखकर वो अपनी जगह साकित रह गई। इंतहाई कराहियत ज़दा गलाजत से भरे दो हाथ इसकी बराबर वाली खिड़की से बाहर निकले हुए, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर बाहर की जानिब देख रहा हो। ये हाथ किसके हो सकते हैं, ये देखने के लिए जब रिदा ने मुंह अंदर करके बराबर वाली खिड़की की तरफ देखा तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। वहाँ कोई ना था। इसने दोबारा खिड़की से सर बाहर निकाल कर बराबर वाली खिड़की पर नज़र डाली तो देखा कि हाथ बस्तूर वहाँ मौजूद थे। इसने जल्दी से सर अंदर किया और देखा तो इस बार भी वहाँ कोई ना था। गैर मामूली बात को महसूस करके इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसने चीखना चाहा तो आवाज़ जैसे गले में घुट गई, लेकिन अगले ही लम्हे एक भयानक चीख इसके गले से बरामद हुई और वो चीखती ही चली गई। निदा ने जो चीख की आवाज़ सुनी फ़ौरन भागकर ऊपर आई। चीखती हुई रिदा को झंझोड़ा तो इसकी चीखें रुक गई। वो बहन से लिपट गई। निदा ने बहन को लाके सोफे पर बिठाया। निदा के पूछने पर रिदा ने इन हालों के बारे में बताया। रिदा तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए था यार, जब अम्मी जा रही थी तो तुम भी इनके साथ चली जाती, या फिर तुम फ़ौरन मेरे पास आ जाना चाहिए था। रिदा कुछ ना बोली, बस अपने हाथों को देखती रही। मैं जब घर पहुंची तो निदा को देखकर मैं समझ गई ज़रूर कोई बात हुई है। मैंने रिदा से पूछा तो रिदा ने कहा कि अम्मी आप आराम से बैठे, मैं आपको बताती हूँ। फिर रिदा के साथ होने वाले इस वाक़े को निदा ने सुनाने के बाद कहा कि अम्मी अब आप किसी भी कीमत पर रिदा को अकेले ना छोड़िएगा। अगर यही हालात रहे तो खुदा ना करे कोई भी अनहोनी बात हो सकती है। कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे भी इसकी हिफाजत के लिए कुछ करना होगा। मैंने रिदा को भी सख्ती से ताकीद कर दी कि वह आयतुल कुर्सी का इशार अपने ऊपर करती रहे। मैं खुद भी इस पर कुरानी आयत का दम कर दिया करती थी। इससे ये हुआ कि रिदा का डर काफ़ी हद तक कम हो गया और कोई वाक़या पेश न आया। मेरी कोशिश होती कि रिदा अकेली न रहे। इसके अलावा मैंने इस घर को छोड़ने का तहैया कर लिया था, इसलिए मैंने एक आध दो लोगों से बात भी कर रखी थी। गर्मी का मौसम तो लाइट भी गई हुई थी। ये कोई रात 8 बजे का वक्त था। खाना मैंने जल्दी बना लिया था, इसलिए अब फारिग थी। मैं और रिदा कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। रिदा को प्यास महसूस होने लगी। वो बोली अम्मी मैं पानी पी कर आती हूँ। मैं भी इसके साथ उठने लगी तो कहने लगी आप बैठे, मैं भी पी कर आती हूँ, बल्कि पानी की बोतल यहीं ले आती हूँ। मैंने इससे कहा कि जल्दी आ जाना बेटा। हाँ अम्मी, फिर से बोतल ही तो निकालनी है, आप परेशान ना हो। वो बोतल लेने चली गई तो मैं वहीं लेट गई और सोचने लगी कि रिदा की शादी हो जाएगी तो मैं कितनी अकेली रह जाऊँगी। काश मेरा कोई बेटा भी होता। अभी मैं इन्हीं सोचों में घूमती कि रिदा की दिल खराश चीख सुनकर मैं गिरती पड़ती भागी। मैं जब रिदा के पास पहुंची तो रिदा थर थर काँप रही थी। इसने मुझे देखकर वो एक मरतबा फिर चीखी। मैंने इससे पूछा क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? इतने में रिदा के साथ तनवीर भी आ गया जो मेरी बहन का बेटा था। हम रिदा को सहारा देके कमरे में लाए। कुछ देर बाद जब पानी पीकर इसकी आवाज़ बहाल हुई तो इसने बताया कि जब वो फिर से पानी की बोतल निकाल रही थी तो अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से अम्मी निकली। मैं अम्मी को देख के सोचने लगी अभी तो मैं अम्मी को कमरे में छोड़कर आई हूँ, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। मैंने देखकर ये सोच ही रही थी कि इतने में इसे अपनी तरफ आते देखा। मैं ठटक गई। वो ज़रा करीब आई और उसके चेहरे को देखकर मैं दंग रह गई। इसके चेहरे से बरसती वहशत और हल्कों से बाहर आती आंखें मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। करीब आके उन्होंने अपने हाथ उठाए और मेरी गर्दन पर रख दिए। जैसे इन हाथों का दबाव मेरी गर्दन पर पड़ा तो खौफ से मेरी चीख निकल गई। अम्मी खुदा के लिए यहाँ से चलें वरना वो औरत मुझे मार देगी। अब तो मुझे और भी फिक्र हो रही थी। मैंने तनवीर से कहा बेटा तुमने रिदा की हालत देख ली, अब तुम ही हर हाल में हमारे लिए एक घर का इंतज़ाम कर दो। बेटा तुम हमारा ये काम कर दो, मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूँगी। अरे खाला एहसान कैसा, बेटा भी कहती हूँ और शर्मिंदा भी करती हैं। आप फिक्र ना करें, मैं कल ही से कोशिश करके इसी हफ्ते के अंदर अंदर कोई दूसरा घर तलाश करके देता हूँ। कुछ देर बाद लाइट आ गई तो हमने सुख का सांस लिया। इस वाक़े के दूसरे दिन की बात है कि मैं और रिदा सो रहे थे कि रिदा के शोर से मेरी आंख खुल गई। देखा तो रिदा अपनी गर्दन पकड़े रो रही थी। मैंने इससे पूछा क्या हुआ तो इसने बताया कि वो सो रही थी, किसी ने इसका गला दबाने की कोशिश की है। जब मैंने इसकी गर्दन पर देखा तो हैरान रह कि वहाँ वाकई किसी की उंगलियों के गहरे निशान मौजूद थे।
अब तो किसी शक शुबे की गुंजाइश ही न थी कि कोई मेरी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वो रात हमने जैसे तैसे गुजारी। अगली सुबह हमने अपना ज़रूरी सामान पैक किया और मैं अपनी अम्मी के घर आ गई। जब मेरी अम्मी यानी रिदा की नानी को इन सारी बातों का इल्म हुआ तो बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने भाई से कह के हमारे लिए किसी दूसरे घर का कहा और जब तक अपने साथ रहने की ताकीद की। भाई की कोशिशों से जल्द हमें एक घर मिल गया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। एक घर भाई के दोस्त का था और हर तरह के शैतानी चक्करों से भागता। यहाँ आकर फिर रिदा के साथ कुछ न हुआ। शायद इसकी वजह वो तावीज़ हो जो पेश इमाम ने दम करने के बाद इसे गले में पहनने के लिए दिया था। आप लोग भी जब भी घर लें तो पहले इस बारे में अच्छी तरह मालूमात करा लें ताकि बाद में किसी किस्म की कोई परेशानियाँ ना